फाउंडर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट और अपनी लाइफ में मैग्नम ओपस लिखने वाले द प्रीलूड, इन राइटर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ को डिस्कस करेंगे, उनको एज अ रोमांटिक पोइट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बर्थ की बात की जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में 17 अप्रैल को इंग्लैंड में इनकी बर्थ हुई थी। वहाँ ये पैदा हुए। इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई थी जब ये 13 ईयर्स के थे। उनकी डेथ के बाद ये कंट्री साइड पे चले गए, वहाँ पे इन्होंने एजुकेशन हासिल की। इन्होंने एजुकेशन जो ली थी वो लिटरेचर में ली थी और साथ ही साथ क्लासिक्स में ली थी। इनका जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो नेचर में हुआ। इनको नेचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा करीब थे, क्लोज थे नेचर के, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में ये रह रहे थे वो कंट्री साइड इन्वायरमेंट था। और देन उन्होंने अपनी पोइट्री में भी नेचर को बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया है। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो 1787 में एस.टी. जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में चले गए। वहाँ पे गए, वहाँ का इन्वायरमेंट इनको पसंद नहीं आया। बहुत ही कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होने की वजह से ये दोबारा इन्होंने वहाँ पे उसको छोड़कर पोइट्री की तरफ आ गए और पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दी। उसके बाद 1790 में इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जो है वो जो रेवोल्यूशनरी फ्रांस है उसकी तरफ वहाँ जाएंगे और उसको विज़िट करेंगे अपनी समर ब्रेक में। अगर आपको याद हो तो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया था वो 1789 में आया था, तो इसीलिए रेवोल्यूशनरी फ्रांस को कहा गया है, क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस में जो है वो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था और विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिसाइड किया था कि अब वो जाके विज़िट करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ के पॉलिटिकल क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए और वो रिपब्लिकन सिंपथाइज़र के सपोर्टर बन गए वहाँ जाकर। उसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये फ्रांस दोबारा चले गए, क्योंकि फ्रांस से इंस्पिरेशन तो ये पहले से ही ले चुके थे। वहाँ पे जाके ये एनिट वेलन के साथ अपना अफेयर चलाते हैं और इनकी एक डॉटर होती है कैरोलिन्स, जिसकी बर्थ होती है वहाँ पे। और उसकी बर्थ के बाद क्या होते हैं कि विलियम वर्ड्स के पास जो मनी है वो ख़त्म हो जाती है। जो वो उनके पास ख़त्म होती है, उनके पास जो फाइनेंशियल उनके रिसोर्सेज थे वो ख़त्म होते हैं, तो वो इंग्लैंड वापस आ जाते हैं। इंग्लैंड वापस आने के बाद 1795 में वो अपनी सिस्टर डॉल्स से दोबारा मिलते हैं और समरसेट में उनके साथ सेटल हो जाते हैं। और सैमुअल टेलर कॉलरिज जो हैं उनके बहुत ज़्यादा वो क्लोज हो जाते हैं। इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल रिलेशनशिप होता है। इंग्लिश रोमांटिक जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होती है इनकी लिरिकल बैलेड से, जो कि इन्होंने दोनों ने अपना कलेक्टिव वर्क 1798 में पब्लिश करवाया था। 1798 में ही रोमांटिसिज्म की जो मूवमेंट है वो भी स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम पे विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा फेमस हो गए इस टाइम पीरियड के बाद रोमांटिसिज्म के मूवमेंट में, और इनको पोइट लॉरिएट का टाइटल मिला, जो कि 1843 तक ये पोइट लॉरिएट रहे। देन इनकी जो डेथ है वो 1850 में हो जाती है। इनकी डेथ यहाँ तक तो हो गई विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ, और इन्होंने रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट है उसका आगाज़ किस तरह से करवाया। अब कुछ और डीप फैक्ट्स देख लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ के। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना मैग्नम ओपस लिखा था। मैग्नम ओपस अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेट वर्क होता है किसी भी आर्टिस्ट का, जो राइटर का, जो उसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट होती है कि उसने बहुत कोई बड़ी चीज़ अचीव की हो, उसको मैग्नम ओपस कहते हैं। उसने कोई ऐसी चीज़ लिखी हो जो बहुत उसको रिकग्नाइज किया गया हो, बहुत अप्रिशिएट किया गया उनकी चीज़ को। उसको द प्रीलूड, जो कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिखी थी, ये इनका एक मैग्नम ओपस वर्क है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्होंने लिखा था 1810 में। गाइड टू द लेक्स 1810 में अगेन इन्होंने लिखा था। टू द कुको जो है वो नेक्स्ट वर्क है। पीटर बेल 1890 में इनका वर्क आया था। उसके बाद अगर हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, इनकी पोइट्री को अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें क्लासिकल पोइट्री से, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है वो समहाउ क्लासिकल पोइट्री से डिफरेंट है। क्लासिकल पोइट्री जो थी वो मेन फोकस करती थी किसके ऊपर? अथॉरिटी पे, ट्रेडिशन पे और साथ ही साथ रिस्ट्रेंट पे। बट विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मेन इम्फोसाइज था वो नोवेलिटी पे था, एक्सपेरिमेंट पे था, लाइब्रेटी पे था, स्पॉन्टेनिटी पे था, इंस्पिरेशन पे था और इमेजिनेशन पे था। इन्होंने जो अपना प्रीफेस लिखा वो एक अनऑफिशियल मैनिफेस्टो भी कहा जा सकता है,
इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट में। इन्होंने इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट को स्टार्ट करके एक न्यू डायरेक्शन दिया, एक कॉन्शियसनेस दिया और एक प्रोग्राम दिया ताकि जिसको सभी लेकर चले। वर्ड्सवर्थ के बाद लिटरेरी अगर हम लोग क्रिटिसिज्म की भी बात करें तो वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। पहले जो क्रिटिक थे वो डिफरेंट तरीके से पोइट्री पे क्रिटिक करते थे, बट विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद डिफरेंट एंगल से जो है वो चीज़ों को देखे जाने लगा। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो सबसे पहले एक पोइट थे, और उसके बाद अगर उनको हम लोग एज अ क्रिटिक लें तो वो इतने पहले क्रिटिक नहीं थे, बट देन फर्दर उन्होंने जब अपना काम लिखा, पोइट्री लिखी, तो देन वो क्रिटिसिज्म की तरफ भी आए और उन्होंने क्रिटिक भी करना शुरू किया बहुत सी जो दूसरे लोग लिटरेचर लिख रहे थे। इसीलिए इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया नोवेलिटी का, एक्सपेरिमेंट का, लाइब्रेटी का, स्पॉन्टेनिटी का, इंस्पिरेशन का एंड इमेजिनेशन का पोइट्री में, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सकें क्लासिकल पोइट्री को और रोमांटिक पोइट्री को, और रोमांटिसिज्म में कुछ नया आ सके, ना ये नहीं कि जो क्लासिकल पोइट्री है उसी के रूल्स को जो है वो फॉलो किया जा सके। क्योंकि जब विलियम वर्ड्सवर्थ आए थे उस टाइम पे तो अरिस्टोटल के ने जो रूल्स दे दिए थे उसको फॉलो किया जा रहा था, या फिर उनके जो एंशियंट्स थे इटालियन या फिर फ्रेंच क्रिटिक्स, उन सबको फॉलो किया जाता था। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना न्यू रूल दिया आगे। ये थी आज की हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री। उनको एज अ रोमांटिक पोइट हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ उनके जो पोइट्री के रूल्स थे उनके क्या थे वो हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको उनकी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बायोग्राफी है, उनकी लाइफ जर्नी है, वो लिटरेरी जो करियर है वो क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।